आज का यह वीडियो क्लास 11th के फिजिक्स का है और आज इस लेक्चर में एक बार हम फिर से मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लेक्चर को लेकर आए हैं। और इस लेक्चर में आज हम आपको सारे ग्राफिकल टर्म्स के बारे में बताएंगे जो कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में बताए गए हैं। इसमें बेसिकली मैं आपको पोजीशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बताएंगे और उसके बाद हम आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में जितने भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं उसे हम ग्राफिकल मेथड से आपको डिराइव करके बताएंगे। तो इन सारे डेरिवेशंस के आप नोट्स अच्छे से बनाएं और वीडियो को बिना स्किप करके अच्छे से देखें ताकि ये आपको सारे मीनिंग्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा लेक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अलग अलग तरह के पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन को बेसिकली हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से, तो इसे एक्सटी ग्राफ भी कहा जाता है, एक्सटी ग्राफ। इसमें सबसे पहला केस होगा जब कोई पार्टिकल रेस्ट में होगा, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। डेट इज फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आपके सामने आएंगे तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पोजीशन लेते हैं एक्स टी इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट एनी टाइम टी यहाँ पे एज्यूम किया है और यह वैल्यू 5 मीटर है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर 5 के साथ इस वेरिएबल t के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर हम t की वैल्यू रख ही नहीं सकते हैं। तो t इक्वल्स टू 0 पे इसका पोजीशन 5 मीटर होगा। फिर x t इक्वल्स टू अगर 1 सेकेंड पे निकालेंगे तब भी हम इसमें t की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, तो अगेन हमारा यहाँ पर आंसर 1 सेकेंड पर भी 5 मीटर पे होगा। फिर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे भी निकालेंगे तब भी हमारा आंसर 5 मीटर ही होगा। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे निकालेंगे तब भी हमारा आंसर 5 मीटर भी होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है बट पार्टिकल का पोजीशन रिमेन्स 5 मीटर पे बना हुआ है। यह शो करता है कि यह जो ऑब्जेक्ट है यह रेस्ट में है। अब इसके ग्राफ को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है और ये टाइम सेकेंड में है और इस एक्सिस पे हम यहाँ पर पोजीशन को लेंगे जो कि मीटर में होगा। ठीक है, मीटर में, और यह अलग अलग टाइम हम लेते हैं। यहाँ पर 0 होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, इस तरह से यह टाइम के वैल्यू, अगर हम इस एक्सिस पे आगे की ओर जाएंगे तो टाइम के वैल्यूज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे। और पोजीशन हम यहाँ पर 5 का इंटरवल ले लेते हैं, 5, 10, 15, 5, 10, 15। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यह डाटा है। 0 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन 5 मीटर पे है, तो 0 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे होगा। फिर अगेन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, किसी भी सेकेंड पे हम यहाँ पे पार्टिकल के पोजीशन को देख सकते हैं 5 मीटर पे ही बना हुआ है। तो 1 सेकेंड पे भी यहाँ पे 5 मीटर, तो एक्स टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 सेकेंड, मतलब यह पॉइंट होगा। ठीक है, फिर 2 सेकेंड पर भी 5 मीटर पे ही होगा और 0 से 1 सेकेंड के बीच जितने भी सेकेंड होंगे, जैसे 0.01 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.51 सेकेंड, इन सब पर भी तो यहाँ पर पोजीशन 5 मीटर पे ही है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर हम फ्री हैंडली मिलाएंगे तो यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यह यहाँ पर यह जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है यह टाइम एक्सिस के पैरेलल है।
ठीक है। तो xt ग्राफ। तो हमारे पास कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है तो उसका xt ग्राफ, उसका xt मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होगा और यह टाइम एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है। xt ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, इसे याद रखना है। मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को हमने यहाँ पे टाइम से रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसे टाइम एक्सिस कहा जाता है और इसे वाई एक्सिस को पोजीशन एक्सिस कहा जाता है। ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ग्राफ का शेप हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर पोजीशन नेगेटिव में है तो यह फिर से स्ट्रेट लाइन ही होगा, बट यहाँ पर यह जो स्ट्रेट लाइन होगा यह टाइम एक्सिस के बिलो होगा और अगेन टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब हम इसका xt ग्राफ कैसा होगा यह जानते हैं और इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी जो फाइंड करते हैं वह ग्राफ के यूज से किस तरह से फाइंड करेगा ये आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा केस है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मोशन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। एक ग्राफ से हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करके इसके ग्राफ को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं xt t² + 1। ठीक है। xt मतलब पार्टिकल का पोजीशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो इसके एक्स एक्सिस पे मूवमेंट के दौरान किसी भी इंस्टेंट मतलब टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे इसके पोजीशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है t² + 1 से। ठीक है। अब हम इसका पोजीशन निकालते हैं सबसे पहले 0 पे, मतलब 0 सेकेंड पे। तो जानते हैं यह 0² + 1 मीटर होगा। फिर इसका पोजीशन निकालते हैं 1 सेकेंड पे, तो इसमें हम पुट करेंगे 1² + 1 2 मीटर होगा। फिर x की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 सेकेंड, तो यहाँ पर 2² + 1 5 मीटर होगा। एक और टाइम ले लेते हैं t = 3 सेकेंड, तो 3² + 1 9 3 3 = 9 + 1 10 मीटर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का इंटरवल में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 - 1 मीटर का हुआ है। फिर अगला 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर का हुआ है। फिर उसके अगले 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का हुआ है। तो यह शो करता है कि टाइम इंटरवल यहाँ पर इक्वल है, बट हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हैं वो आपस में अनइक्वल हैं। तो इस तरह से यह एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए इसके ग्राफ को यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इस पर हम टाइम लेंगे जो कि सेकेंड में होगा, इस पर हम पोजीशन लेंगे जो कि मीटर में होगा। ठीक है। और यहाँ पर 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 3 4 5 6 और हमारा यहाँ पर इंटरवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लेते हैं 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है। तो 0 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन 1 मीटर पे है, तो यह पॉइंट होगा 0 सेकेंड पे, यह पॉइंट होगा। फिर 1 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन 2 मीटर पे है, तो 1 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन 2 मीटर पे है, तो यह यहाँ पर पॉइंट होगा। यह 1 हुआ और यह 2 हुआ। ठीक है। फिर 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन 5 मीटर पे है, तो यहाँ पे 2 है और यह 5 आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा। और 3 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन 10 मीटर है, तो 3 पे 10
कुछ यहाँ पे रखेंगे और इन सब को अगर हम फ्री हैंड से मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो ग्राफ आप देख सकते हैं, यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। मतलब जब पार्टिकल का मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि एक कर्व होगा। ठीक है, तो यह ग्राफ शो करता है एक पार्टिकल जिसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि एक कर्व होगा। कर्व मीन्स वो स्ट्रेट नहीं होगा बल्कि यह तो या तो इस तरह का ग्राफ होगा या तो इस तरह का ग्राफ होगा या इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, या अगर बीच में पैटर्न अगर रेस्ट में आएंगे तब भी ग्राफ थोड़े चेंज होंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट लगातार नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है और ये लगातार मूव कर रहे हैं एक खास पैटर्न में। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इसके वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, बट ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज की हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में हम इसके एवरेज वेलोसिटी को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म के केस में एक दूसरा ग्राफ बनाकर आपको बताते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ग्राफ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कर्व नॉट ए स्ट्रेट लाइन, जब केस होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक है, वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस होंगे तो हर केस में आपको बताएंगे। अभी तो सिर्फ हमने आपको रेस्ट का और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक सैंपल दिया है। आगे हम एक्सटी ग्राफ बताएंगे जब लगातार वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, फिर लगातार जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा तब उसका एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, और एक मोशन जिसमें वेलोसिटी पहले इंक्रीज करता है फिर पार्टिकल रेस्ट में आता है फिर वेलोसिटी डिक्रीज करता है तब उसके ग्राफ कैसे होंगे। तो ये डिफरेंट तरह तरह के ग्राफ होंगे। तो अभी हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी बाय ग्राफ के यूज से किस तरह से निकालेंगे उसके मीनिंग को समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं जो ग्राफ हमारा होगा वह स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बल्कि एक कर्व होगा। ठीक है, तो यह हम टाइम ले लेते हैं और हमारा ग्राफ हम मान लेते हैं कुछ इस तरह का है। ठीक है, यह हमारा ग्राफ है और यहाँ पर हम मान लेते हैं यह पॉइंट टाइम t को रिप्रेजेंट करता है और यह एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं नाम, इस पॉइंट का नाम है P। ठीक है, और यह एक दूसरा पॉइंट लेते हैं Q और यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग टाइम है इसे हम t प्लस डेल्टा टी लिखते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में डेल्टा टी टाइम एक्स्ट्रा लगता है, यहाँ से यहाँ तक आने में तो टाइम t हमें लग चुका है, बट फर्दर t से इस पॉइंट तक आने में जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है वह डेल्टा टी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में आने में हमें t के अलावे डेल्टा टी सेकेंड एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, अब t पे जो पोजीशन होगा उसके लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, यह मान लेते हैं x से, और q पे जो पोजीशन होगा उसके लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसे हम मानेंगे x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक मतलब यह जो पोजीशन होगा यह x होगा और यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन x प्लस डेल्टा x होगा। मतलब यह जो सेगमेंट है यह x इस पॉइंट से, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं a b, यह जो a b है यह डेल्टा x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यह यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा यह डेल्टा t को रिप्रेजेंट करेगा, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा t। अब हम यहाँ से p और q को मिलाते हैं, p और q को मिलाते हैं इस तरह से। तो p और q को कर्व के किसी भी दो पॉइंट को किसी भी कर्व पर, चूंकि यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे यह एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यह एक्सटी ग्राफ है। तो किसी भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सटी ग्राफ एक कर्व होता है और किसी भी कर्व पर दो पॉइंट को अगर हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं तो वह कर्व का कॉर्ड कहलाता है। तो यहाँ पे यह कॉर्ड पी क्यू जो पॉइंट P और
क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब अगर हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं इधर, अगर हम इस कर्व को एक्सटेंड करते हैं नीचे की ओर, तो यह टाइम एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। तो यह इस कॉर्ड को अगर हम नीचे की ओर एक्सटेंड करते हैं तो यह टाइम एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर यह लाइन मतलब यह जो अब लाइन पी क्यू है जो कि इस टाइम एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यह मान लेते हैं टाइम एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब हम P से इस डॉटेड लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। P से इस डॉटेड लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यह हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यह पूरा लाइन और यह टाइम एक्सिस पैरेलल है, यह ट्रांसवर्सल है, और यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा, यह एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह दोनों लाइन है, यह पैरेलल है, यह अगर थीटा है तो यह भी थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपने 10th के ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर यह एंगल थीटा है, और थीटा यह लाइन पी क्यू का इंक्लिनेशन है, ठीक है। लाइन पी क्यू का इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाता है वह उस लाइन का इंक्लिनेशन कहलाता है। मैथमेटिकल टूल्स के अंडर ये सारे फैक्ट्स हमने बताए हैं, और किसी लाइन का अगर इंक्लिनेशन मालूम होता है तो उसके स्लोप को बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। बस उस एंगल का हमें tan का वैल्यू निकालना है, मतलब tan थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन कॉड पी क्यू, कॉड पी क्यू यहाँ पे ज्वाइन ऑफ पॉइंट P एंड Q, ठीक है। यहाँ पे कॉड पी क्यू जो दिखाई दे रहा है फिगर में वह P और Q को ज्वाइन करने पे बनता है, ठीक है। हियर यहाँ पे P कर्व का पॉइंट, कर्व पे मतलब ये एक्स टी कर्व पे जो पॉइंट P है यह इस टाइम मतलब टाइम T पर पोजीशन x है, और इस कंडीशन में जो पार्टिकल का पोजीशन है ग्राफ पर वह पॉइंट P है। फिर टाइम T प्लस डेल्टा T यह कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट Q को रिप्रेजेंट करता है एक्स टी ग्राफ पर, और इस कंडीशन में यहाँ पर पोजीशन x प्लस डेल्टा x है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x है, डेल्टा T है, यह लेंथ हमारा डेल्टा T है। तो अब चूंकि यह यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है यह एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का आमने सामने का साइड चूँकि यह 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, तो रेक्टेंगल के आमने सामने का साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो यह डेल्टा T है तो यह भी डेल्टा T होगा, और साथ ही साथ यह भी तो रेक्टेंगल है, यह परपेंडिकुलर है, यह परपेंडिकुलर है, तो यह भी रेक्टेंगल है, यह एक रेक्टेंगल है। तो यह यहाँ से यहाँ तक क्या है? डेल्टा x, चूँकि ये x है और ये यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये भी डेल्टा x होगा, तो ये डेल्टा x है तो यह भी डेल्टा x होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं v एवरेज वेलोसिटी फॉर t टू t प्लस डेल्टा t। एवरेज वेलोसिटी हमें मालूम करना है टाइम इंटरवल t से लेकर t प्लस डेल्टा t, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? t से t प्लस डेल्टा t के लिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो रहा है? t से t प्लस डेल्टा t के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल्टा x हो रहा है, चूँकि t पे पोजीशन x है और t प्लस डेल्टा t पे पोजीशन x प्लस डेल्टा x है, तो इस टाइम इंटरवल में हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x हो रहा है। और इस कंडीशन में जो टाइम स्पेंड हो रहा है टोटल इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में वो डेल्टा t है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x बाय डेल्टा t होता है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया भी है। लेकिन यहाँ पर इस फिगर में इन ट्रेंगल पी क्यू और इसे आर मान लेते हैं, इन ट्रेंगल पी क्यू आर, ठीक है। टेन थीटा कितना हो जाएगा? क्यू आर बाय पी आर। तो क्यू आर हमारा डेल्टा एक्स है और पी आर डेल्टा टी है। तो हम देख सकते हैं यह डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी और यह डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यहाँ पर यह एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे टेन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और tan थीटा यहाँ पे स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, या स्लोप ऑफ कॉड पी क्यू। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कॉड पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी यह एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह फ्रॉम वन एंड फ्रॉम टू, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी किसके बराबर होगा, यह स्लोप ऑफ कॉड पी क्यू। ठीक है, स्लोप ऑफ कॉड पी क्यू मतलब स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन द एक्स टी ग्राफ एट टाइम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर कंक्लूजन निकला कि किसी भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में किसी भी टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी होता है वह उस टाइम इंटरवल में, कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल में जो कर्व के दो पॉइंट्स होते हैं उसके कॉर्ड्स के स्लोप के इक्वल होता है। ठीक है, उसके कॉर्ड के स्लोप के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यह जो कॉर्ड होगा यह टी और टी प्लस डेल्टा टी पे जो कर्व पे, मतलब इस एक्स टी ग्राफ पे जो पॉइंट होंगे उनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और उस कॉर्ड का स्लोप इस दोनों टाइम इंटरवल के बीच का एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये अब मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ पर किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके क्या मीनिंग होते हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर एक ग्राफ लेने जा रहे हैं। ठीक है, यह एक्स टी ग्राफ है। अब यह ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं कि यह एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइम लेने जा रहे हैं और यहाँ पर पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पर यह टाइम मान लेते हैं t1 है। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं यह t है, और यह टाइम t इक्वल्स टू टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है t1 पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t1। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह t1 से पीछे जो हम यहाँ पर एक टाइम लिए हैं t, और t1 से आगे एक टाइम लिए हैं t प्लस डेल्टा टी, और इस t से t प्लस डेल्टा टी के बीच जो एवरेज वेलोसिटी होगा वह इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का स्लोप होगा पी क्यू। इस पॉइंट को हम p नाम दे रहे हैं, इसको q। तो बिटवीन t इक्वल्स टू टी टू t इक्वल्स टू टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, इस टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यह क्या रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। अभी हमने आपको बताया है कि इस टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू होगा वह इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग टाइम के जो ग्राफ पे पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट के स्लोप के इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है t1 पे। तो अब इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम क्या करते हैं कि डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल होता है वह इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लिया जाता है, मतलब बहुत छोटा लिया जाता है। तो व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0, जब डेल्टा टी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होता है तो हम जानते हैं देन हमने आपको पढ़ाया है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एंड डेल्टा एक्स बाय
डेल्टा टी, जिसे डी एक्स बाय डी टी लिखते हैं, और यह रिप्रेजेंट करता है वी विदाउट बार, जिसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, यह हमने आपको पढ़ाया है। लेकिन यह तब होगा जब डेल्टा टी की वैल्यू इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगी। अब डेल्टा टी टेंस टू जीरो जब होगा तब हम देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो डेल्टा टी जब जीरो होगा तो यहाँ पर यह दोनों पॉइंट, मतलब यह दोनों पॉइंट पहले, मतलब एवरेज वेलोसिटी तब हमारा क्या हो जाएगा कि और भी छोटे टाइम इंटरवल के लिए हमें निकालने होंगे। तो इस एवरेज वेलोसिटी को अगर हम और छोटा करेंगे तो हमारा टाइम टी से थोड़ा सा आगे होगा और यह थोड़ा पीछे होगा, तभी तो टाइम इंटरवल छोटा होगा। टाइम इंटरवल छोटा होगा तो अब जो हमारा कॉर्ड होगा वो टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरह का होगा। तो कॉर्ड हमारा जो पी क्यू है इसे हम इस तरह से बनाते जाएंगे। तो डेल्टा टी जब जीरो हो जाएगा, डेल्टा टी लगभग जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगा, तो हमारा कॉर्ड उस केस में कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट में। ठीक है, हमारा कॉर्ड उस केस में क्या होगा, यह कॉर्ड पी क्यू, यह कॉर्ड पी क्यू अब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा, बल्कि यह कॉर्ड टाइम टी इक्वल्स टू टी वन, यह जो पॉइंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर है, यहाँ पर इस कर्व को सिर्फ टच करके निकलेगा। तो यह कॉर्ड हमारा जो दो पॉइंट से कनेक्ट करने पे फॉर्म हो रहा था, वह दोनों पॉइंट अब एक जगह कॉन्साइड हो जाएगा। क्योंकि हमारा टाइम क्या हो चुका है, टाइम लगभग जीरो हो चुका है। तो लगभग जीरो हो चुका है तो यह टाइम इंटरवल यह भी तो घटते 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 यहाँ पर मिल जाएगा। तो यह घटते घटते मतलब यह टाइम इंटरवल जब हम छोटा लेंगे, बहुत ही छोटा लेंगे, तो यह टाइम इंटरवल हमारा जो इतना बड़ा लेंथ है वह घटते घटते एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए यह लाइन सेगमेंट को अगर हम छोटा करेंगे तो यह पॉइंट P थोड़ा सा इधर आएगा, Q थोड़ा सा इधर आएगा, फिर P इस कर्व पे थोड़ा सा इधर आएगा और Q इधर आएगा, और अल्टीमेटली यह P और Q दोनों कॉन्साइड हो जाएगा। तो P और Q दोनों कॉन्साइड हो जाने पे हमारा जो यह लाइन सेगमेंट है, जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे फॉर्म हो रहा था, वह अब एक पॉइंट से टच करता हुआ जाएगा। तो किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट से एक पॉइंट पर टच करता हुआ जो लाइन होता है वह टेंजेंट कहलाता है। तो यहाँ पर टेंजेंट एट आर, यह जो कॉर्ड है वह अब कन्वर्ट हो चुका है एक टेंजेंट में, और यह टेंजेंट इस कर्व के पॉइंट आर पे ड्रॉ किया गया है, मतलब करस्पॉन्डिंग टाइम t इक्वल्स टू टी वन पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल्स टू टी वन। ठीक है, यह dx बाई dt की वैल्यू हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल्स टू टी वन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा अब यह है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा उस केस में एवरी इंस्टेंट पे पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। और यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम एक्सटी ग्राफ के कॉन्सेप्ट में बात करें तो यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी टाइम पे उस टाइम पे कर्व के करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे टेंजेंट्स के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो कि स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू को रिप्रेजेंट करता था, अब यह कॉर्ड पी क्यू कन्वर्ट हो चुका है टेंजेंट में। तो अब यह स्लोप ऑफ टेंजेंट और यह टेंजेंट जो पी क्यू कॉर्ड था, अब यह टेंजेंट के रोल को प्ले कर रहा है, और कहाँ पर, पॉइंट आर पे, मतलब टाइम टी वन पे। तो इसलिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको याद रखना है, यह स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स टी एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्स टी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है आपसे। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, देयरफॉर भी डी एक्स बाई डी टी भी डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट टाइम टी ऑन एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ के किसी भी टाइम टी पर यह स्लोप ऑफ टेंजेंट्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी यह कॉर्ड के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब से ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ओके, अब जब पार्टिकल का वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तब इसका एक्सटी ग्राफ किस तरह का होगा, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा केस, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर एक्स टी 3t+1, या और छोटा लेते हैं क्योंकि हमें ग्राफ को ड्रॉ करना होता है 2t+1। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन पे हम इसके अलग अलग इंस्टेंट पे हम इसके पोजीशन के वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले t = 0 सेकेंड पे इसका पोजीशन 2 × 0 + 1, 1 मीटर होगा। फिर t = 1 सेकेंड पे इसका पोजीशन 2 × 1 + 1, 3 मीटर होगा। t = 2 सेकेंड पे इसका पोजीशन 2 × 2 + 1, 5 मीटर होगा। t = 3 सेकेंड पे इसका पोजीशन 2 × 3 + 1, 7 मीटर होगा। t = एक और ले लेते हैं 4 सेकेंड पे इसका पोजीशन 2 × 4 + 1, 9 मीटर होगा। तो हम देख सकते हैं कि पहला 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन 3 - 1 2 मीटर है। अगला 1 सेकेंड में 5 - 3 2 मीटर आया है। फिर 2 से 3 सेकेंड, यह 1 सेकेंड का इंटरवल है, डिस्प्लेसमेंट 7 - 5, यह भी 2 मीटर है। और 3 से 4 सेकेंड के बीच इसका डिस्प्लेसमेंट भी 9 - 7 2 मीटर है। तो इस एग्जांपल से हमें यहाँ पर यह कंक्लूजन निकलता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल्स हैं। और जब इस तरह का मोशन होता है कि हर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल होती है, तो हम इस केस को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस कहते हैं। तो यहाँ पर यह एग्जांपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसके एक्सटी ग्राफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यह टाइम हम ले रहे हैं सेकेंड में और यह एक्स इन मीटर। ठीक है, तो टाइम इंटरवल हम यहाँ पर यह 0 होगा, 1 2 3 4 5, और डिस्प्लेसमेंट हम लेने जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी आगे होगा 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, तो 0 सेकेंड पे पोजीशन 1 मीटर पे है, तो 0 सेकेंड पे पोजीशन 1 मीटर यहाँ पर आएगा। फिर 1 सेकेंड पे पोजीशन 3 मीटर पे है, 1 सेकेंड पे 3 मतलब यहाँ पर आएगा। 2 सेकेंड पे पोजीशन 5 मीटर पे है, 2 सेकेंड पे पोजीशन 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे हम नहीं निकालेंगे। तो इन 3 पॉइंट्स को अगर हम फ्री हैंड से मिलाएंगे तो यहाँ पर ये एक्सटी ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर से हमारा एक्सटी ग्राफ इस बार एक स्ट्रेट लाइन के शेप को रिप्रेजेंट करता है। बट इस बार जो एक्सटी ग्राफ जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, यह टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बल्कि यह टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड है। मतलब टाइम एक्सिस से कुछ न कुछ एंगल से यहाँ पर झुका हुआ है। अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर यह एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ग्राफ एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, बट यह इंक्लाइंड होगा विथ टाइम एक्सिस एंड inclined with time axis। इसे आपको याद रखना है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का शेप होगा और यह टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड होगा। और यहाँ पर हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस केस में
जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या किसी भी तरह का वेलोसिटी सब आपस में इक्वल होते हैं। तो इस केस में यहाँ पर अगर हम किसी भी दो पॉइंट को यहाँ पर मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पर t = 1 सेकेंड और t = 3 सेकेंड, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे कितना है 7, t = 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो यह एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वैल्यू होगा, सब जितने भी तरह के वेलोसिटी हैं सब इक्वल होंगे। ठीक है, तो 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे जो कॉर्ड होगा वह खुद यही लाइन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमने आपको अभी बताया है कि कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है। और यहाँ चूँकि कर्व हमारा एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो भी वह कॉर्ड खुद वही स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉर्ड का स्लोप एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और कॉर्ड यहाँ पर खुद एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्सटी ग्राफ है उसी के वह स्ट्रेट लाइन के को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे किसी भी टाइम के लिए तो वह खुद यह स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन मतलब यह एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो कि कॉर्ड के स्लोप के इक्वल होगा और यह एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। इन दिस केस स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इक्वल्स टू v। ठीक है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप यह वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और यह वेलोसिटी आपका एवरेज हो, इंस्टेंटेनियस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में यह जो वेलोसिटी आएगा वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है, एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ जो कैसा है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ का मतलब यहाँ पर वह लाइन का स्लोप जो एक्सटी ग्राफ के वैल्यू को, जो एक्सटी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ मीन्स यहाँ पे एक्चुअल में स्लोप ऑफ लाइन वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मिक्स्ड ग्राफ को हम बता रहे हैं एक्सटी ग्राफ और उसके मीनिंग को समझेंगे हम मोशन के कंसर्न में। अलग अलग तरह के ग्राफ होंगे, जैसे यहाँ पर अगर हम यह x लें और यह t लें तो यहाँ पर यह एक्सटी ग्राफ अगर हम इस तरह का बनाएंगे तो इस तरह का एक्सटी ग्राफ से आप सबसे पहले तो यह कंफर्म कर सकते हैं कि यह एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को तो रिप्रेजेंट कर रहा है तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे एक्सटी ग्राफ कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो इससे वेलोसिटी के पैटर्न भी कुछ एक ही टाइप के होंगे, यानी कि वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो यह तो या तो वह इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। तो यह हमें मालूम होगा यहाँ पर हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे, क्योंकि किसी भी एक्सटी ग्राफ पे एवरी पॉइंट पे टेंजेंट्स का जो स्लोप होता है वह उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें जो कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो यह एंगल देख सकते हैं यहाँ पे होगा ये θ1। फिर अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यह एंगल θ2 होगा और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यह एंगल θ3 होगा। अब यहाँ पे θ1, θ2, θ3 यह अलग अलग इंस्टेंट पे हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि θ1 हमारा मतलब थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यह एंगल इससे बड़ा है और यह एंगल इन दोनों से बड़ा है। तो कहने का मतलब tan θ1, tan θ2, tan θ3 जो कि इन तीनों टेंजेंट्स के अलग अलग टाइम पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और कर्व के किसी भी एक्सटी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप उस टाइम पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम पे यहाँ पर जो हमने यह टेंजेंट ड्रॉ किया है इसको अगर हम मान लेते हैं t1, तो वेलोसिटी t1 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा tan θ1 या v1 होगा। फिर दूसरा टाइम हमने जो यहाँ पर ड्रॉ किया है यह पॉइंट या टेंजेंट, ठीक है,
यह टेंजेंट अगर हम मान लेते हैं ये टी इक्वस टू टी टू, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू थीटा 2 है, तो t2 पे वेलोसिटी यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेन थीटा 2 होगा, यह v2, और यहाँ पर यह थीटा 3, इस टाइम को हम मान लेते हैं t इक्वस टू t3, ठीक है। तो t3 पे वेलोसिटी टेन थीटा 3, जिसे v3 लिख सकते हैं। तो चूंकि हम देख सकते हैं यह एंगल सबसे बड़ा है, और टेन का एंगल अगर हम 0 से 90 की ओर जाते हैं तो टेन का एंगल मतलब किसी भी एंगल के लिए तब टेन का वैल्यू इंक्रीज करता है। टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। तो इस तरह से टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये आपको मालूम है। तो एंगल 0 से 90 की ओर जाने पे टेन का वैल्यू बढ़ता है, तो यह वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यह एक्सटी ग्राफ जो कि इस तरह से ऊपर जा रहा है, यह शो करता है भी क्या है, इंक्रीजेज, ठीक है। आपको यहाँ पर हम फिर से बना देते हैं, यह x है और यह t है, तो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीजेज। इस तरह का एक्सटी ग्राफ होगा तो इसमें आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कहेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद हमें यहाँ पर वेलोसिटी के ट्रेंड्स को बताना है कि यहाँ पर भी लगातार इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसका उल्टा कुछ ग्राफ ऐसा हो, ग्राफ अगर कुछ इस तरह का हो, अगर ग्राफ कुछ इस तरह का हो, ठीक है, तो ग्राफ अगर इस तरह का होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यह एंगल थीटा 1, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो थीटा 2, तो यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, यह एंगल बड़ा है, यह एंगल छोटा है। तो यहाँ पर अगर टाइम t1 पे वेलोसिटी लेंगे तो यह ग्रेटर होगा टाइम t2 के वेलोसिटी से। तो इस तरह का ग्राफ में अगेन वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, बट वेलोसिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को तो रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे भी डिक्रीजेज, भी क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। भी डिक्रीजेज एंड भी इंक्रीजेज, ओके। अब एक ग्राफ हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं कुछ इस तरह का, ठीक है, यह एक्सटी ग्राफ है। तो ये इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब भी कांस्टेंट है। फिर यह एक्सटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब भी 0 है। फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। एक्सटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो और टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड हो तो उस केस में वेलोसिटी को कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कहा जाता है। तो इस पोर्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस पोर्शन के लिए वेलोसिटी 0 है, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में है। यहाँ पे एक्सटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और इस पोर्शन के लिए फिर से एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ओके। तो ये सब ग्राफ को आपको इसके मीनिंग्स को अच्छे से समझना है, और इसके क्वेश्चंस आपके बुक्स में आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। एक और ग्राफ देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक्सटी ग्राफ चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी तो यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा। अब यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यह इसका स्लोप बताता है। तो स्लोप के लिए हमें इस लाइन का इंक्लिनेशन देखना होगा टाइम एक्सिस के साथ। इस टाइम एक्सिस के साथ यह एंगल आपको दिख रहा है, यह जो टाइम एक्सिस के साथ एंगल है यह 90 डिग्री से बड़ा है। तो यहाँ पे टेन थीटा लेस देन 0 निगेटिव आएगा, क्योंकि 90 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू के लिए टेन की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू 0 से लेस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण। तो यहाँ पे भी मतलब जो वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव होगा। अब देख सकते हैं पोजीशन लगातार क्या हो रहा है,
पोजीशन अगर यह 10 मीटर है तो यह 8 मीटर है, यह 6 मीटर है, तो 10 से 8, 8 से 6, तो 10 से 8 -2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 8 से 6 -2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लगातार नेगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ, भले ही यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता हो, बट यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होते हुए भी यहाँ पे वेलोसिटी जो कांस्टेंट है वह नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पे v लेस देन 0, बट v कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने के कारण यहाँ पे एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। वही अगर हम यहाँ पर आपको इस तरह का ग्राफ बताएंगे, इस तरह का मान लेते हैं, कुछ इस तरह का ग्राफ है, तो यहाँ पे यह एक्स टी ग्राफ, फिर से भी यूनिफॉर्म है, भी क्या है, यूनिफॉर्म है, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो यूनिफॉर्म होने के कारण यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। हम देख सकते हैं इसका स्लोप अगर निकालेंगे, इस लाइन को अगर हम पीछे बढ़ा दें तो यह थीटा एक्यूट आ रहा है, तो इस कंडीशन में इस लाइन का स्लोप tan थीटा, और थीटा एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल का tan पॉजिटिव होता है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब एक्स टी ग्राफ दिया रहेगा तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एक्स टी ग्राफ, ठीक है। यह पोजीशन टाइम ग्राफ एक पार्टिकल का दिया गया है, और जैसा कि इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि यह एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर, इस पर हम टाइम रखेंगे सेकेंड में, और यहाँ पे डिस्टेंस जिसे s से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, मतलब मूव कर रहा है। तो जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उस केस में इसका स्पीड भी कांस्टेंट होता है, और इसका स्पीड इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस केस में जो इक्वल इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 5 सेकेंड के बीच डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का हुआ है, 5 से 10 5 मीटर का हुआ है। तो यहाँ पर हर 1 सेकेंड में पार्टिकल 5 मीटर ट्रेवल करता है, तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कुछ इस तरह का ही होगा। ठीक है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कुछ एग्जैक्टली वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इक्वल होगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि हर 1 सेकेंड में पार्टिकल 5 मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव होगा तब क्या होगा, तो इसको हम इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर, फिर अगला 1 सेकेंड में, ठीक है, यह 1 सेकेंड 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर 1 सेकेंड में यहाँ पर 0 से 0 पे पोजीशन 25 पे था, 1 सेकेंड पे पोजीशन 20 मीटर पे है, और सिर्फ ग्राफ यहाँ पे एक्स टी स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी तो यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा,
बट ग्राफ चूँकि इस तरह का है तो हम आपको बता चुके हैं कि इस तरह का अगर एक्स टी ग्राफ होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपका 25 से 5 मतलब -5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे -5 मीटर पर सेकेंड जो कि यूनिफॉर्म है वह होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसका भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ यही होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे हर एक सेकंड में जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वह 5 मीटर होगा। तो यहाँ पर प्रीवियस ग्राफ और इस ग्राफ इन दोनों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ यही होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं अलग अलग केसेस के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करके बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखें, आपको सारे फैक्ट्स सारे ग्राफ्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब सिर्फ आप ध्यान से देखें, हम जो भी आपको बता रहे हैं उसे गौर से सुने और देखें भी। इन दोनों काम आपको एक साथ अच्छे से करना है। आपका कंसंट्रेशन पूरा यहाँ पर लेक्चर पे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ को हम हटा देते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम वीटी ग्राफ भी बोलेंगे, वीटी ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। पहला केस जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो लेट एक्स टी हम एज्यूम कर लेते हैं 5 मीटर। ठीक है, किसी भी समय पार्टिकल का पोजीशन एक्स टी 5 मीटर। तो हम देख चुके हैं इस केस में हमारा एक्स टी ग्राफ। ठीक है, हमारा एक्स टी ग्राफ कैसा होगा? एक्स टी ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एक्स बराबर 5 मीटर यह पॉइंट है और यह टी। एक्स टी ग्राफ हम देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब यहाँ पर वेलोसिटी, चूँकि वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या होगा? 0 होगा। तो 0 होगा तो यहाँ पर किसी भी टाइम पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस पे टाइम लेंगे, इस पे वेलोसिटी लेंगे। तो वेलोसिटी किसी भी टाइम पे हम जानते हैं यहाँ पर v बराबर, हम जानते हैं v बराबर डी एक्स टी बाई डी टी होता है। तो एक्स टी का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो वेलोसिटी 0 होगा यहाँ पर। तो 0 होगा तो इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा इसी एक्सिस पे आ जाएगा यह। ठीक है, मतलब वीटी ग्राफ कोइंसाइड्स विथ टाइम एक्सिस। वीटी ग्राफ एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के साथ कॉन्साइड हो जाएगा, पूरा का पूरा इसी पे आ जाएगा। क्योंकि जानते हैं भी थोड़ा सा भी ऊपर लेंगे तो v का कुछ वैल्यू हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं, चूँकि v यहाँ पर 0 है। तो v इक्वल्स टू 0 का वैल्यू हम जानते हैं इस पॉइंट पे होगा। तो इस पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे, ग्राफ के हाइट को अगर हम इस टाइम एक्सिस के कॉन्साइड लेंगे तो v का वैल्यू इंक्रीज ही नहीं होगा, 0 आएगा। ठीक है, दूसरा केस जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x इक्वल्स टू 5t + 6। ठीक है, देयरफॉर v dx बाई डी टी। तो यहाँ पर जानते हैं 5 इंटू डी टी बाई डी टी प्लस d6 बाई डी टी। यहाँ पे 5 इंटू 1 प्लस 0, तो v इक्वल्स टू यहाँ पे 5। जानते हैं यहाँ 5 कांस्टेंट है, तो देयरफॉर यह क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। यहाँ पे v का वैल्यू 5 आया है, यानी कि यह एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर इस तरह का हम ग्राफ अभी देख चुके हैं कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड होगा। बट हमें यहाँ पर वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो v यहाँ पर यूनिफॉर्म है और इस एग्जांपल में यह 5 इसका वैल्यू है। तो t कुछ भी लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 सेकेंड में ले रहे हैं, और यहाँ पे v इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा ग्राफ
कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर यह VT ग्राफ हो गया। किसी भी समय वेलोसिटी फिक्स है, उसकी हाइट 5 जो y एक्सिस पे हमने नंबर लिया है उस 5 के इक्विवेलेंट होगा। 0 पे 5 है, 1 पे 5 है, 2 पे इसकी हाइट 5 है, 3 पे इसकी हाइट 5 है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस केस में VT ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। कब? जब वेलोसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी। और वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगा तब इसका ग्राफ टाइम एक्सिस के बिलो होगा, बट होगा स्ट्रेट लाइन एट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। ये आपको याद रखना है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। और इस केस में जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो इसका एक्सटी ग्राफ हम जान चुके हैं। उसका एक्सटी ग्राफ अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, ठीक है, V > 0 और V यूनिफॉर्म, ये इसका एक्सटी ग्राफ होगा। और V < 0 बट V यूनिफॉर्म, ये इसका एक्सटी ग्राफ होगा, ठीक है। यह दोनों ही केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होगा। और इस केस में VT ग्राफ पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस के बिलो होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। तो हम आपको सारा चीज़ एक एक करके इस तरह से बता रहे हैं कि आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटी ग्राफ भी दिखाई दे रहे हैं और ये सब आप अच्छे से इमेजिन कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब हमने आपको बताया है कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म होता है तो V और V बार मतलब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये सब आपस में इक्वल होते हैं। और यह डेल्टा x बाय डेल्टा t, जिसे हम x बाय t भी लिखते हैं। हमने आपको बताया था कि डेल्टा x को अब हम x लिखेंगे और डेल्टा t को t लिखेंगे। तो देयरफॉर V = x बाय t एंड x = v बाई टी, ठीक है। सॉरी, x = v इंटू टी। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है तो VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है। ये हमने आपको बताया है यहाँ पर। इस केस में यहाँ पर VT ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यह VT ग्राफ। अब यहाँ पर T रिप्रेजेंट करता है टाइम इंटरवल को। T यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको? टाइम इंटरवल को। X रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसे हमें V से उस टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर इसे हम ग्राफ के थ्रू समझने जा रहे हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर इस टाइम को अगर हम T लें और यहाँ पर T = T + डेल्टा T एज्यूम करें और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यह T और यहाँ पे, ठीक है, और यह यहाँ पर V है। यह जो वेलोसिटी है यहाँ पर V है, इसे हम V मान लेते हैं यहाँ पर, V = V, ठीक है। तो यह VT ग्राफ है। अब हम जानते हैं यहाँ पर यह हाइट हमारा V है, ठीक है, यह हाइट V है और यहाँ से यहाँ तक यह जो लेंथ है यह डेल्टा T होगा। अब यहाँ पर इस शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो यह रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो यहाँ पे लेंथ इसका डेल्टा T और विड्थ यहाँ V हो जाएगा, मतलब V इंटू डेल्टा T, ठीक है। और यहाँ पर भी V इंटू डेल्टा T जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन V इंटू डेल्टा T यह डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स यहाँ पर x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट।
तो कंक्लूज़न यह निकला कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए एरिया अंडर वीटी ग्राफ, इस शेडेड रीजन को बोला जाता है, इस शेडेड रीजन को, या जो हमने एरिया निकाला है, यह एरिया अंडर वीटी ग्राफ कहा जाता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ जो हमने शेडेड रीजन बनाया है, इस शेडेड रीजन को एरिया अंडर वीटी ग्राफ भी बोला जाता है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ यह डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एक टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, जब वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इवन नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कंक्लूजन हमारा यह है, यहाँ पर इसे आपको याद रखना है, देयरफॉर एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल्स टू किसका वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को। ठीक है, वीटी ग्राफ के अंडर का एरिया, तो वीटी ग्राफ में किसी भी दो पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पे यह मिलेगा, और उसके बाद उस सारे रीजन को शेडेड करेंगे, जिसमें थोड़ा सा पोर्शन वीटी ग्राफ का होगा, थोड़ा सा पोर्शन भी, मतलब यह भी का होगा यहाँ पर, ये दोनों हाइट, और ये टाइम के इंटरवल का होगा। तो इससे जो क्लोज्ड एरिया होगा उसे एरिया अंडर वीटी ग्राफ कहा जाता है, और यह ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को देता है। यह इसका प्रूफ है। हमने यहाँ पर इस शेडेड रीजन का एरिया निकाला है डेल्टा टी इंटू वी और वी इंटू डेल्टा टी, चूँकि टी को हम यहाँ पर डेल्टा टी समझ रहे हैं, और यह डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इवन जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा तब भी उसका एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये अभी हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आपको लिखकर बता देंगे। ठीक है, अब जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा तब इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह का होगा। तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो वेलोसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दो केस होगा, या तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वे में चेंज करेगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होने का मतलब हुआ कि वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा। तो वेलोसिटी के चेंज करने के दो तरह के ट्रेंड्स होंगे, या तो यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा होगा या नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा होगा। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा होता है तो हम कहते हैं वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। ये हमने आपको पढ़ाया है। तो सबसे पहला यहाँ पे इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा और उसका एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम v एट टी स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं। a इक्वल टू जानते हैं d वी टी बाई डी टी, मतलब यहाँ पे डी टी स्क्वायर बाई डी टी और प्लस डी 1 बाई डी टी। टी स्क्वायर का 2t होगा और यहाँ पर 0, तो देयरफॉर a इक्वल टू 2t। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू टाइम पर डिपेंड करती है, मतलब टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ a का वैल्यू इंक्रीज होगा, और a अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और a यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट वे में इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ बनाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। टाइम को हम इस पे लेते हैं सेकेंड में, v को इसमें लेते हैं इन मीटर पर सेकेंड। 0 1 2 3 4 5, तो 0 सेकेंड पे हम देख सकते हैं 0 पे 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 1 होगा। ठीक है, 0 पे 1, 1 पे 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 पे 2 होगा, यहाँ पर आएगा।
फिर 2 पे 2 जब 4, 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 + 1 5 होगा, 2 पे 5 यहाँ पे आएगा, और 3 पे 3 स्क्वायर + 1 10 हो जाएगा, तो 3 पे यहाँ पे 10 यहाँ पे आएगा। तो इसे अगर हम फ्री हैंड में मिला दें तो कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, ठीक है। तो जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा और उसका एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो इस तरह का हमारा ग्राफ होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस केस में ए भी क्या है, ए नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, ए नॉन यूनिफॉर्म है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा एक कर्व दिख रहा है जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। अब इस केस में जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होता है और एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो एवरेज एक्सेलरेशन, फिर से एवरेज एक्सेलरेशन इस केस में निकालने के लिए हमें इसके किसी भी टाइम इंटरवल में अगर एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना होगा, तो उस टाइम इंटरवल में जो कर्व पे कॉर्ड ड्रा होगा उस कॉर्ड के स्लोप के इक्वल्स होगा। जो हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सटी ग्राफ के केस में आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी किस तरह से निकालते थे, कि एवरेज वेलोसिटी कॉर्ड जो कि कर्व पे ड्रॉ किया जाता था उसके स्लोप के इक्वल्स होता था। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, इसको हम बता देते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ए नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे v और t ग्राफ लें कुछ इस तरह का, इसको थोड़ा सा दूसरे तरह से बनाते हैं ताकि इसका, यह vt ग्राफ है। तो फिर से अगर हम यह टाइम t = t लें और यहाँ पर यह टाइम t = t + Δt लें, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम P मानते हैं, इस पॉइंट को Q मानते हैं, तो इस दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, तो जानते हैं यहाँ से यहाँ तक यह अगर V है, यह अगर V को रिप्रेजेंट करता है, और यह पॉइंट अगर V + Δv को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो जानते हैं यह Δt होगा, यहाँ से यहाँ तक Δt होगा। चूँकि यह t है और यह t + Δt है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ Δt होगा, तो यह भी आपका Δt होगा। और यह v है और यह v + Δv है, तो यह Δv है, तो यह भी Δv होगा। अब इस कॉर्ड को अगर हम इधर बढ़ाते हैं तो यह थीटा, तो यह भी थीटा होगा। तो जानते हैं यहाँ पर Δv/Δt, ए बार मीन्स एवरेज वेलोसिटी, Δv/Δt इक्वल्स टू इस ट्रायंगल में tan थीटा, Δv/Δt अगर हम इसको L मान लें, इस, ठीक है, PL नहीं QL, Δv QL है, Δv फिगर में QL/PL जो कि tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। तो अगेन एवरेज एक्सेलरेशन जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो उस केस में VT ग्राफ के कॉर्ड के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस केस को हम कह सकते हैं यहाँ पर, इफ़ एक्सेलरेशन कैसा, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो देन ए बार एवरेज एक्सेलरेशन जो कि Δv/Δt के बराबर है, या स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग, स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग the 2 points on the कर्व, ठीक है। यह स्लोप ऑफ कॉर्ड के बराबर होगा जो कर्व के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पे मिलता है फॉर Δt टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। Δt टाइम इंटरवल मतलब t पे एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट मिलेगा। फिर t प्लस डेल्टा टी, इस टाइम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक दूसरा पॉइंट मिलेगा। इस दोनों को ज्वाइन कर देना है और जो हमारा लाइन सेगमेंट जो कि कॉर्ड कहलाता है उसका स्लोप एवरेज एक्सेलरेशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा उस टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। जैसा हमने एक्सटी ग्राफ के लिए आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन का मीनिंग भी सेम उसी तरह का है, ठीक है। अब अगर इसको हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर देंगे तो हमारा यह एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और यह कॉर्ड अगेन फिर टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पर यह बीटी ग्राफ है, बीटी ग्राफ ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है तो किसी भी पॉइंट P पर, ठीक है, या T इक्वल्स टू T, किसी भी पॉइंट किसी भी टाइम T पे अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। या टेंजेंट हो गया, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है। तो ए मीन्स लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जिसे डी वी बाय डी टी भी कहते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हम तब निकालेंगे एक टाइम इंटरवल के लिए जब वह टाइम इंटरवल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगा, जो कि डी वी बाई डी टी को रिप्रेजेंट करता है। और यह, ठीक है, यह वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और यह होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बीटी ग्राफ, ठीक है। यह स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा जो कि बीटी ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे एट टाइम टी, ठीक है। यह टाइम टी पर टेंजेंट जो कि उस टाइम पर कर्व के पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको एक बात और याद रखना है कि किसी भी तरह का बीटी ग्राफ चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, जैसे अगर हम मान लेते हैं यह हमारा बीटी ग्राफ है, यह हमारा बीटी ग्राफ है जो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्राफ किस तरह का भी हो, ठीक है, वेलोसिटी ग्राफ यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो उससे कोई मतलब नहीं है। एरिया अंडर बीटी ग्राफ, यह अगर हम मान लेते हैं t इक्वल्स टू टी है और यह t इक्वल्स टू टी प्लस डेल्टा टी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल होगा यह डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो एरिया अंडर बीटी ग्राफ, किसी भी तरह का एरिया अंडर बीटी ग्राफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नोट करके यहाँ पे लिख देते हैं एरिया अंडर बीटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। एरिया अंडर बीटी ग्राफ, यहाँ पर यह जो हमने शेडेड रीजन बनाया है यह बीटी ग्राफ है। और यह बीटी ग्राफ किसी भी टाइम इंटरवल के लिए अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक शेडेड रीजन बनाते हैं तो इस केस में यह एरिया अंडर दिस बीटी ग्राफ यह डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। अब जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा बट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तब हम क्या समझेंगे। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यहाँ पर यह ग्राफ बीटी ग्राफ है। तो यहाँ पर जानते हैं यह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर अगर हम पूछें
जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, बट नॉन यूनिफॉर्म है तो ठीक है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो एनी कांस्टेंट नहीं है मतलब एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, तो चेंज करने का मतलब या तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। तो हमने एक्सटी ग्राफ में आपको बताया था कि हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये एंगल बनेगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल θ2 और ये एंगल θ1, ये इससे ज़्यादा है मतलब ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे मतलब एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली यहाँ पर जो हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे इसके रिस्पेक्ट में कम होगा और आगे चल के और भी ज़्यादा होगा, चूँकि ग्राफ इस तरह का है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह केस, इस केस में जो हमने इस तरह का एक्सटी ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है एंड a नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन लगातार इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक दूसरा केस, अगर हम इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करें, इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो जब ग्राफ इस तरह का होगा तो इस केस में भी v पॉजिटिव है, v तो यहाँ पे पॉजिटिव ही है बट ये लगातार डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे v नहीं, सॉरी, a यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है और a यूनिफॉर्म नहीं है, a यहाँ पर नॉट यूनिफॉर्म और a यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीजेज और यहाँ पे a कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, a कंटिन्यूसली CONTINUOUS कंटिन्यूसली इंक्रीजेज। यहाँ पे a कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पे a का वैल्यू पॉजिटिव है बट वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और अगर हम इस तरह से बना देंगे तो यहाँ पे जानते हैं ऑप्टिज एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a लेस देन 0, a यहाँ पे लेस देन 0 होगा और a नॉट यूनिफॉर्म, a की वैल्यू यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ में और हम ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहते हैं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही आप समझ लें तो काफ़ी होगा और आप खुद से स्टडी करेंगे तो इस तरह के ग्राफ्स आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है जिसके बाद हम यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, वह है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अब जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर हम यूनिफॉर्म रखेंगे, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे v एट एनी टाइम t 3t। ठीक है, 3t + 1 लेते हैं, 3t + 1 इन मीटर पर सेकेंड। तो v वेलोसिटी निकालते हैं 0 सेकेंड पे, तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। फिर वेलोसिटी निकालते हैं 1 सेकेंड पे, तो 3 × 1 + 1 4 मीटर पर सेकेंड होगा। फिर वेलोसिटी निकालते हैं 2 सेकेंड पे, तो 3 × 2 + 1 7 मीटर पर सेकेंड होगा। और एक और निकाल लेते हैं वेलोसिटी 3 सेकेंड पे, तो यहाँ पे 3 × 3 + 1 10 मीटर पर सेकेंड होगा। देख सकते हैं 0 से 1 मतलब 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, चेंज इन वेलोसिटी 4 - 1 3 मीटर पर सेकेंड हुआ है। फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, फिर से 1 सेकेंड का इंटरवल है और चेंज इन वेलोसिटी 7 - 4
फिर से 3 मीटर पर सेकेंड का आया है, और 2 से 3 यह भी 1 सेकेंड का इंटरवल है, और चेंज इन वेलोसिटी 10 - 7 3। तो यह शो कर रहा है कि एवरी इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल है। एवरी इक्वल इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल है, जिस कारण से यह केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस कहलाएगा। ठीक है, इसके ग्राफ को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। T 1 2 3 4 5, ठीक है, सेकेंड में है ये इन सेकेंड, और V इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 10 12। तो 0 सेकेंड पे 1 है तो 1 यहाँ पर आएगा, 1 सेकेंड पे 4 है तो 1 सेकेंड पे 4 यहाँ पे आएगा। फिर 2 सेकेंड पे 7 है, 2 सेकेंड पे 7, तो 8 का मिडिल में होगा 7 यहाँ पे आएगा। और फिर 3 सेकेंड पे 10 है, 3 सेकेंड पे 10 यहाँ पर आएगा। तो इन सब को अगर हम मिला दें, ठीक है, इन सबको अगर हम मिला देंगे तो VT ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन और टाइम एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं व्हेन ए एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अगर ए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो देन VT ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। VT ग्राफ a straight line inclined with time axis, और इस ग्राफ का स्लोप, यह VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड स्लोप ऑफ दिस VT ग्राफ एंड स्लोप ऑफ VT ग्राफ इक्वल्स टू A। ठीक है, इस VT ग्राफ का स्लोप, जब याद रखना है, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो इस VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी कुछ ग्राफ को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, और जबकि यहाँ पर केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा। ठीक है, तो जैसे पहला ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है, हमारा VT ग्राफ ही है, VT ग्राफ यह है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब A यूनिफॉर्म है, A यूनिफॉर्म। और जानते हैं इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो यूनिफॉर्म है तो मतलब A का वैल्यू या तो फिक्स तो होगा ही, अब फिक्स में भी ये पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव होगा। तो यहाँ पे A पॉजिटिव, A यूनिफॉर्म है, A पॉजिटिव है, और इस केस में वेलोसिटी क्या करेगा, लगातार इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं वेलोसिटी, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, एंड B इंक्रीजेज, B लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में हमारा, ठीक है, हमारा XT ग्राफ कुछ ऐसा होगा। खैर XT ग्राफ से हम इसको रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, और इस केस में हम देख सकते हैं इस लाइन का स्लोप एक्सेलरेशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और इस लाइन का स्लोप अगर हम इसे यहाँ पे मिला दें तो यह एंगल एक्यूट नज़र आ रहा है। तो एक्यूट एंगल का tan थीटा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर A कांस्टेंट तो है, A यूनिफॉर्म है, बट यहाँ पे A की वैल्यू नेगेटिव है। और वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज करता है टाइम के साथ, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो ऐसा तभी होता है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, A यूनिफॉर्म है बट A की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो इस केस में एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डिसेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो
आज के लेक्चर में हमने आपको सारे तरह के जितने भी तरह के एक्सटी ग्राफ, बीटी ग्राफ जो भी हो सकते थे पॉसिबिलिटीज, वो सारे तरह के ग्राफ हमने आपको बताया है। इन सारे ग्राफ को आप अच्छे से समझेंगे और इसके जो भी केसेस हैं उस केसेस में किस तरह के ग्राफ होंगे ये आपको हमेशा याद रखना है। और आज के लेक्चर में हम आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस को नहीं अब बता पाएंगे क्योंकि यह लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि आप आगे के लेक्चर जो इसके जस्ट बाद आएंगे उसमें हम आपको ग्राफिकल मेथड से सारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस के जो फार्मूला होता है उसे हम डिराइव करके आपको बताएंगे इन ग्राफ के हेल्प से। लेकिन आपको ग्राफ खास करके यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस के ग्राफ्स आपको सारे मालूम होने चाहिए, क्योंकि आगे के जो भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस मैं अगले लेक्चर में डिराइव करूँगा उसमें हमारा जो केस होगा वह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का होगा। ओके, तो आई होप आप सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ पाते हैं, इससे आप बहुत कुछ नए नए तरह के चीज़ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जो भी नए लेक्चर्स हमारे इस चैनल पर आएंगे आपको तुरंत इसके इन्फॉर्मेशन मिल पाएंगे और आप जल्दी से जल्दी लेक्चर को देखकर अपने स्टडी को आगे बढ़ा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।